ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। ये कहकर मधु के पापा डॉक्टर संजय वहाँ से चले गए और फिर मधु को कॉल करके उन्होंने सारा मामला बता दिया। शाम को जब निखिल ऑफिस से वापस आया तो मधु ने अपने पापा की बताई हुई हर एक बात निखिल के कानों में डाल दी। निखिल ये सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया और उसने तय किया कि वो अगले ही दिन आरव से प्राची को दिल्ली लाने के लिए कहेगा। यहाँ आज अमन के घर में हल्दी का फंक्शन था। आयशा ने येलो कलर का सूट पहना हुआ था और अमन ने कुर्ता पैजामा। अमन के घर में सब बहुत खुश थे। सबके चेहरे पर खुशी खुशी थी। अमन की दादी के चेहरे पर हल्की सी उदासी जरूर थी। वो बस यही चाहती थी कि अमन की शादी बस एक अच्छी लड़की से हो जाए। और जहाँ तक वो देख समझ रही थी, उन्हें समझ आ चुका था कि आयशा अमन के लायक नहीं है। वे इस बात से काफी परेशान थी क्योंकि उन्हें भी पता था कि प्राची सच में अमन से प्यार करती है। लेकिन क्या आयशा भी अमन से प्यार करती है और उसे खुश रखेगी या नहीं? पूजा भी अमन की हल्दी में फंक्शन के लिए आई हुई थी। हाल ही में बैठकर सब एंजॉय कर रहे थे। इतने में पूजा की नजर अमन की दादी पर पड़ी। वो दूर साइड में व्हील चेयर पर बैठकर बस उदासी के भाव से इन सबको देख रही थी। पूजा ने उन्हें ध्यान से देखा तो उससे रहा नहीं गया। वो देखकर उनके पास जाकर बोली, क्या बात है दादी, आप बड़ी उदास लग रही हैं। कुछ हुआ क्या? किसी ने आपसे कुछ कहा? नहीं बेटा, तू मुझसे पूछ रही है? तू भी तो इस शादी से खुश नहीं है ना? अमन की दादी ने लड़खड़ाती आवाज में जवाब दिया। दादी, हमारे खुश होने से ना होने से क्या फर्क पड़ता है? जिसकी शादी हो रही है वो खुश है तो हमें भी खुश रहना होगा। पर बेटा, तूने ही तो कहा था कि ये लड़की अमन के लायक नहीं है। हाँ दादी, मैंने बिल्कुल सच कहा था। ये लड़की सच में अमन के लायक नहीं है और जितना प्यार प्राची अमन से करती है उसके मुताबिक तो ये लड़की अमन से 0% भी प्यार नहीं करती है। पर दादी, किस्मत के लेख को कौन बदल सकता है? शायद प्राची की किस्मत में दुख ही दुख लिखा है और अमन की किस्मत में प्राची से दूर रहना। अब तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ पर छोड़ दीजिए। वही कोई चमत्कार कर दे जिससे ये शादी रुक जाए, वरना मैंने तो उम्मीद छोड़ दी है। पूजा ने उदास होकर कहा। हाँ बेटा, अब तक तो मैं बस इसीलिए जी रही थी कि अमन की शादी देख लूं, फिर चैन से मरूंगी। पर अब उसकी शादी देखकर मुझे खुशी का एहसास ही नहीं हो रहा है, जिस खुशी का एहसास मुझे इस शादी को देखकर होना चाहिए था। दादी, आप टेंशन छोड़ दीजिए, सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए, अच्छा होगा। ये कहकर पूजा उनकी व्हील चेयर पुश करके उन्हें बीच हॉल में ले गई। उन्हें देखते ही अमन की मम्मी का मुंह बन गया। अमन की मम्मी अमन की दादी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि अमन की दादी अमन के कान भरती हैं और अमन को उसकी मम्मी के खिलाफ भड़काती हैं। पर अमन की दादी तो केवल अमन को सच की राह पर चलने की शिक्षा देती थी और इसी बात से अमन की मम्मी को बहुत चिढ़ होती थी। दादी को देखकर अमन ने झट से उनके पैर छुए और आयशा को भी इशारा करके पैर छूने को कहा। आयशा ने भी अमन के इशारे पर दादी के पैर छुए और फिर दादी ने उन दोनों को हल्दी लगाई और खुशी खुशी आशीर्वाद देकर वहां से अपने कमरे में चली गई। उसी रात मधु की बात सुनकर निखिल ने पहले तो इस बात का फैसला कल पर डाल दिया था, पर जब उससे रहा नहीं गया तो उसने आरव को फोन किया। उस टाइम आरव रूही के साथ कुछ स्पेशल मोमेंट स्पेंड कर रहा था, पर निखिल का फोन देखकर वो अनदेखा नहीं कर पाया और उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हाँ निखिल, क्या हुआ? मधु के पापा ने प्राची के माँ पापा से बात कर ली है। वो इस शादी के लिए राजी हैं, पर उनका कहना है कि वो खुद प्राची के मुंह से उसकी हाँ सुन ले और लड़के के माँ बाप से मिल ले तो फिर उन्हें इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। निखिल ने आरव से कहा। ये सब तो ठीक है यार निखिल, पर क्या प्राची हाँ करेगी? आरव परेशान होते हुए बोला। यही तो मेन टेंशन है। हम बात तो इतनी आगे ले आए हैं, पर प्राची हाँ करेगी या नहीं, टेंशन खाए जा रही है मुझे। आरव और निखिल की बात सुनकर रूही ने आरव के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे कुछ धीरे से कहा, तुम टेंशन मत लो, प्राची को हाँ करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम लोग इस बात को आगे बढ़ाओ, मैं उससे बात करूंगी और उससे हाँ कहलवाऊंगी। रूही ने जब आरव को यकीन दिलाया कि वो प्राची को इस शादी के लिए मना लेगी तो आरव ने भी निखिल को कह दिया कि रूही कुछ भी करके प्राची के मुंह से हाँ कहलवाएगी। ये सुनकर निखिल बहुत खुश हो गया और उसने ये खुशखबरी मधु को भी सुनाई। दोनों बस प्राची को सेटल होते हुए देखना चाहते थे। उन्हें इस बात की टेंशन थी कि प्राची का अकेलापन कहीं उसे बर्बाद ना कर दे, पर प्राची को तो इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। वो बस काम में जुटी रहती थी और अब उसे किसी की ना तो परवाह थी और ना ही फिक्र। वो काम पर इतना फोकस कर रही थी कि उसका दिमाग फालतू की बातों पर लगता ही नहीं था, लेकिन दिल जरूर कभी कभी अमन की यादों में भर आता था तो आंखों में आंसू नजर आते थे और सारी दुनिया से छिपकर अकेले में रोकर वो खुद के मन को हल्का कर लेती थी और खुद को दिलासा देकर आगे बढ़ने का हौसला देती थी कि आज नहीं तो कल तुझे आगे तो बढ़ना ही है,
पर तकलीफ कहाँ कम होने का काम लेती थी। प्राची पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था और इस पहाड़ का बोझ वो अकेले घुट कर खुद को सजा देकर उठा रही थी। आरव ने पहले ही प्लान बना लिया था कि वो प्राची को किसी भी बहाने से दिल्ली ले जाएगा, और जब जब निखिल मधु की सहमति से प्राची के माँ बाप भी मान गए हैं, तो आरव भी चाहता था कि इस बात को आगे बढ़ा दिया जाए। उसने केबिन में बैठकर सबसे पहले युग को फोन किया और उसे अपने शोरूम आने को कहा। आरव के कॉल से युग पहले ही परेशान हो गया था। उसे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ हुआ है या प्राची की तबीयत खराब हो गई हो, इसीलिए युग आरव की एक कॉल पर भागा भागा आरव के पास चला आया। क्या हुआ आरव, तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? युग आकर उसकी ओर देखे बिना ही बोला, कुछ नहीं, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी इसीलिए। हाँ बोलो ना, बात ऐसी तो नहीं है जो हम यहाँ बैठकर कर सके। यहाँ अगर किसी को भनक भी पड़ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम एक काम करो, मुझे कैफे में मिलो, रूही भी हमारा वहीं वेट कर रही है। आरव ने युग से कहा, ठीक है तो फिर हम साथ ही चल लेते हैं। युग तुम वहाँ पहुँचो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अगर हम साथ में जाएंगे तो किसी को हम पर शक हो जाएगा। आरव ने ये कहा तो युग आरव की बात सुनकर चुपचाप वहाँ से चला गया। प्राची केबिन में बैठी बैठी ये सब देख रही थी। उसे समझ नहीं आया कि अभी 5 मिनट पहले तो युग आया है और फिर अचानक ही चला गया, वो भी उससे मिले बिना। ऐसी क्या बात हो गई? आरव प्राची के केबिन में आकर उसे फाइल देते हुए बोला, ये लो प्राची, मैंने काम कर दिया है, तुम इसे चेक कर लेना। पर आरव, इसमें कुछ डाउट है, मुझे तुम क्लियर कर दो। वो मैं बाद में क्लियर कर दूंगा, अभी मुझे जाना है अर्जेंट। बट मेरी बात तो सुनो। अरे अरे अरे, अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको अगला एपिसोड सुनना होगा। ये क्या खिचड़ी पक रही है, प्राची को कब समझ आएगी, ये सब आपको धीरे धीरे पता चलेगा अगले एपिसोड में।